तो हमारे हाथ में 2025 का एक सेकेंडरी स्कूल साइंस का प्रश्न पत्र है। अब देखिए, हम इसे हल करने तो नहीं जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम इसे एक खजाने के नक्शे की तरह देखेंगे। ये एक बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। हाँ, ये समझने के लिए कि आज के दौर में विज्ञान के वो कौन से सबसे जरूरी आइडियाज हैं जो शायद हर किसी को पता होने चाहिए। सही कहा, क्योंकि ये प्रश्न पत्र सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं होते। ये एक तरह का निचोड़ है कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में वो कौन सी बुनियादें हैं जिन पर हमारी आज की दुनिया की समझ टिकी है। मतलब ये विज्ञान के ग्रेटेस्ट हिट्स का कलेक्शन है। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। ये विज्ञान के ग्रेटेस्ट हिट्स हैं। तो चलिए इसी ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम का पहला गाना बजाते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद सबने कभी ना कभी आसमान को देखकर सोचा होगा। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ये सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही खूबसूरत है। इसका लेना देना है प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग। हाँ, स्कैटरिंग। सोचिए, सूरज से जो रोशनी आती है वो असल में तो सफेद है, पर उसमें इंद्रधनुष के सारे रंग मिले हुए हैं। तो जब ये रोशनी हमारे वायुमंडल में आती है तो हवा में मौजूद गैस और धूल के अरबों छोटे छोटे कणों से टकराती है। और ये कण एक तरह से रोशनी के लिए एक बाधा बन जाते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ एक मजेदार बात होती है। जो नीले और बैंगनी रंग की तरंगें होती हैं, वेवलेंथ। हाँ, वेवलेंथ, वो बहुत छोटी होती हैं। तो वो इन कणों से टकराकर सबसे ज्यादा बिखर जाती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं। अच्छा। बाकी रंग जैसे लाल और पीला, जिनकी तरंगें लंबी होती हैं, वो काफी हद तक सीधे निकल जाते हैं। तो जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें हर दिशा से वही बिखरावा नीला रंग दिखता है। एग्जैक्टली, इसीलिए पूरा आसमान नीला लगता है। वाह। अच्छा, तो क्या इसी वजह से सूर्यास्त के समय आसमान लाल या नारंगी दिखता है, क्योंकि तब रोशनी को ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शाम के समय सूरज का एंगल बदल जाता है। रोशनी को वायुमंडल में ज्यादा देर तक चलना पड़ता है। इस लंबे सफर में नीला रंग तो रास्ते में ही लगभग पूरा बिखर जाता है। हमारी आंखों तक सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाले रंग ही पहुंच पाते हैं, यानी लाल, नारंगी और पीला। बिल्कुल। ये एक ही सिद्धांत के दो अद्भुत रूप हैं। वाह। तो हमने रोशनी को बिखेरना तो समझ लिया, पर विज्ञान तो रोशनी को नियंत्रित करना भी सिखाता है। प्रश्न पत्र में एक सवाल है अपसारी लेंस के बारे में। डाइवर्जिंग लेंस, ये क्या है? अपसारी, इसका सीधा सा मतलब है फैला देना। ओके। अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस, जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। हाँ, देखा है। तो उसकी बनावट ही ऐसी है कि जब रोशनी की किरणें उससे गुजरती हैं तो वो उन्हें बाहर की तरफ फैला देता है। ठीक है, ये किरणों को फैलाता है, पर इसका असल जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? ये फैला हुआ प्रकाश हमारे किस काम का? इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल है निकट दृष्टि दोष में, जिसे मायोपिया कहते हैं। अच्छा, जिनको दूर का साफ नहीं दिखता। हाँ, उस स्थिति में होता क्या है कि रोशनी रेटिना पर फोकस होने के बजाय उसके थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती है। तो अवतल लेंस चश्मे में लगकर उस रोशनी को रेटिना तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा फैला देता है, ताकि आंख का अपना लेंस उसे ठीक रेटिना पर फोकस कर सके। मतलब ये एक तरह का करेक्शन टूल है जो हमारी आंख की प्राकृतिक गलती को सुधारता है। कमाल है। बिल्कुल। चलिए प्रकाश की दुनिया से निकलकर बिजली की दुनिया में आते हैं। हमारे घरों में एक छोटा सा हीरो होता है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये कैसे काम करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज की कहानी असल में एक बलिदान की कहानी है। बलिदान? ये सुनने में तो बहुत नाटकीय लग रहा है, पर ये सच है। देखिए, वो एक जानबूझकर बनाया गया कमजोर सिपाही है जो पूरे सर्किट की रक्षा के लिए अपनी जान दे देता है। अच्छा, इसका सिद्धांत बहुत सरल है। ऊष्मा यानी गर्मी। फ्यूज के अंदर एक बहुत पतला तार होता है जिसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जब भी सर्किट में जरूरत से ज्यादा करंट आता है, जैसे शॉर्ट सर्किट होने पर, हाँ, या ओवरलोड होने पर, तो ये तार तेजी से गर्म होने लगता है और जैसे ही गर्मी एक तय सीमा को पार करती है, ये तार पिघल जाता है और तार पिघलते ही सर्किट टूट गया और बिजली का बहना बंद। बिल्कुल। और हमारे टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर सब जलने से बच जाते हैं। वो छोटा सा तार खुद को कुर्बान करके हजारों का नुकसान बचा लेता है। वाह, ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का सबसे सरल और शायद सबसे शानदार उदाहरण है। बिल्कुल है। जब हम गर्मी की बात कर ही रहे हैं तो हीटर का जिक्र भी आता है। हीटर की जो कॉइल होती है वो नाइक्रोम नाम के खास पदार्थ से क्यों बनती है? वो फ्यूज के तार से इतनी अलग क्यों है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये दिखाता है कि विज्ञान में हर पदार्थ का चुनाव उसके गुण के हिसाब से होता है। सही बात है।
जहां फ्यूज की तार को जल्दी पिघलना था, हीटर के कॉइल से हमें ठीक उसका उल्टा काम करवाना है। उसे बहुत ज्यादा गर्म होना है, पर पिघलना नहीं है। नाइक्रोम में दो खासियतें हैं। एक, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, ये लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेल सकता है। और दूसरा, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। प्रतिरोध मतलब ये बिजली के बहाव को रोकता है? हाँ, और भौतिकी का नियम है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को बहने में रुकावट आती है तो वो अपनी ऊर्जा को गर्मी के रूप में छोड़ने लगते हैं। अच्छा। नाइक्रोम बिजली के बहाव में इतनी रुकावट पैदा करता है कि वो गर्मी से एकदम लाल हो जाता है, और यही गर्मी हमें ठंड में राहत देती है। तो एक तरफ फ्यूज है जो कम गर्मी पर पिघल जाता है, और एक तरफ नाइक्रोम जो अत्यधिक गर्मी पैदा करने के लिए बना है। कमाल है। सब पदार्थों के चुनाव का खेल है। चलिए, भौतिकी से निकलकर अब रसायन शास्त्र में चलते हैं। एक क्लासिक स्कूल एक्सपेरिमेंट है। चूने के पानी में फूंक मारने पर वो दूधिया हो जाता है। इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? ये केमिस्ट्री का एक तरह का लिटमस टेस्ट है, अदृश्य को दृश्य बनाने का तरीका। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, और चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो जब CO2 गैस इस पानी से गुजरती है तो एक रासायनिक क्रिया होती है और एक नया पदार्थ बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट है जो पानी को दूधिया बना देता है। बिल्कुल, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर और चौक में भी होता है, वो पानी में घुलता नहीं है। अच्छा। उसके छोटे छोटे सफेद कण पानी में तैरने लगते हैं, जिससे पानी अपारदर्शी और दूधिया दिखने लगता है। ये तो वाकई में किसी जासूस के टेस्ट जैसा है। हाँ, एक पक्का तरीका है ये साबित करने का कि गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। चलिए एक और दिलचस्प पदार्थ की बात करते हैं, सोना। सोना इतना खास क्यों है? रसायन शास्त्र की नज़र में ऐसी क्या बात है कि ये सिर्फ अम्लराज या एक्वारेजिया में ही घुलता है? सोने की खासियत है उसका अक्रियाशील होना, मतलब वो जल्दी किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता। हवा, पानी, सामान्य एसिड, किसी से नहीं। इसीलिए तो हजारों साल बाद भी जमीन से निकला सोना वैसा का वैसा चमकता है, उसमें जंग नहीं लगता। लेकिन अम्लराज, जिसका लैटिन में मतलब है शाही पानी। शाही पानी, नाम तो बड़ा दमदार है। नाम इसलिए दमदार है क्योंकि ये शाही धातु यानी सोने को भी घोल सकता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण है। अच्छा। ये मिश्रण इतना आक्रामक होता है कि वो सोने के परमाणुओं के मजबूत बंधनों को भी तोड़ देता है और उसे अपने अंदर घोल लेता है। कमाल है। तो मतलब हर ताले की एक चाबी होती है। हाँ, सोने जैसे अक्रियाशील धातु के लिए अम्लराज एक मास्टर की है। तत्वों को जमाया था। ये विज्ञान के इतिहास के सबसे शानदार क्षणों में से एक है। मेंडलीफ ने उस समय के सभी ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के क्रम में रखा। लेकिन उनकी प्रतिभा सिर्फ जमाने में नहीं थी। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें एक पैटर्न दिखा। उन्होंने देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुण दोहराए जा रहे थे, और इसी पैटर्न के आधार पर उन्होंने कुछ भविष्यवाणी भी की थी, है ना? यही तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने अपनी सारणी में कुछ खाली जगहें छोड़ दी। अच्छा। और बड़ी हिम्मत से कहा कि यहाँ पर भविष्य में ऐसे तत्व खोजे जाएंगे जिनके गुण ये जो होंगे, और बाद में जब गैलियम और जर्मेनियम जैसे तत्व मिले तो उनके गुण ठीक वैसे ही निकले जैसी मेंडलीफ ने भविष्यवाणी की थी। ये तो किसी जादू से कम नहीं था। ये विज्ञान की पूर्वानुमान लगाने की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। अद्भुत। चलिए अब हम जीवन के रसायन यानी जीव विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? ज्यादातर लोग शायद हड्डी कहेंगे, पर जवाब कुछ और है। हाँ, और ये जवाब चौंकाने वाला है। वो है हमारे दांतों की सबसे ऊपरी परत, एनामल। हाँ, ये हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत और कठोर होता है। ये लगभग पूरी तरह से एक मिनरल से बना है जो इसे चबाने के जबरदस्त दबाव से बचाता है। तो ये हमारे दांतों का एक सुरक्षा कवच है। लेकिन अगर ये इतना मजबूत है तो फिर इसमें कैविटी क्यों हो जाती है? क्योंकि ये मजबूत होने के साथ साथ जीवित ऊतक नहीं है। मतलब अगर ये एक बार खराब हो जाए तो शरीर इसे खुद ठीक नहीं कर सकता, जैसे टूटी हड्डी जुड़ जाती है। अच्छा। तो जब हम मीठी चीजें खाते हैं तो मुंह के बैक्टीरिया उस शुगर को एसिड में बदलते हैं, और यही एसिड धीरे धीरे लगातार इस मजबूत इनामल को घोलता रहता है और कैविटी बन जाती है। तो मजबूती की भी एक सीमा है। अब शरीर के एक और अद्भुत हिस्से पर आते हैं, हमारी किडनी। इसकी सबसे छोटी काम करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? उसे नेफ्रॉन कहते हैं। इसे समझने के लिए एक दीवार का उदाहरण सोचिए। ठीक है। जैसे एक पूरी दीवार लाखों ईंटों से बनती है,
वैसे ही हमारी एक किडनी लगभग 10 लाख नेफ्रॉन से बनी होती है। 10 लाख एक किडनी में? हाँ, हर नेफ्रॉन अपने आप में एक छोटी माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन मशीन है। ये नेफ्रॉन ही है जो लगातार हमारे खून में से यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करते हैं और पेशाब बनाते हैं। तो मतलब 10 लाख छोटी छोटी फैक्ट्रियां एक साथ काम कर रही हैं? बिल्कुल, यह एक अविश्वसनीय रूप से कुशल रिसाइकलिंग प्लांट है। ये तो इंसानी शरीर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। पौधों में भी बड़े गजब के सिस्टम होते हैं। पौधों की जड़ें हमेशा नीचे जमीन की तरफ ही क्यों जाती हैं? इस प्रक्रिया को गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रोपिज्म कहते हैं। जियोट्रोपिज्म? हाँ, जियो मतलब पृथ्वी और ट्रोपिज्म मतलब किसी उद्दीपन की तरफ मुड़ना। पौधों की जोड़ों में खास कोशिकाएं होती हैं जो गुरुत्वाकर्षण को महसूस कर सकती हैं। वो पौधों को बताती हैं कि नीचे किस तरफ है। पर इसका पौधे को फायदा क्या है? इसके 2 मुख्य फायदे हैं। एक तो ये पौधे को जमीन में मजबूती से पकड़ देता है, सहारा देता है। और दूसरा और सबसे जरूरी, ये जड़ों को पानी और पोषक तत्वों के स्रोत की ओर ले जाता है जो जमीन में नीचे ही मिलते हैं। ये पौधे के जीवित रहने का एक बुनियादी नियम है। बिल्कुल। और अब आखिरी सवाल पर आते हैं जो इन सभी जैविक नियमों की नींव है। आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है? ये सम्मान ग्रेगर जॉन मेंडल को दिया जाता है। मेंडल ने जो किया वो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधों पर प्रयोग किए। मटर के पौधों पर? हाँ, और उन्होंने बड़ी सावधानी से हजारों पौधों का रिकॉर्ड रखा, ये देखते हुए कि माता पिता के गुण अगली पीढ़ी में कैसे जाते हैं। और उनके काम की सबसे खास बात क्या थी? उनकी खास बात थी गणित का इस्तेमाल। उनसे पहले लोग मानते थे कि बच्चों में माता पिता के गुण बस घुल मिल जाते हैं। अच्छा। लेकिन मेंडल ने दिखाया कि ऐसा नहीं है। गुण असल में इकाइयों या फैक्टर्स, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं, के रूप में आगे बढ़ते हैं। वो या तो दिखते हैं या छिपे रहते हैं, पर घुलते मिलते नहीं। तो उन्होंने इसे भाग्य के भरोसे से निकालकर विज्ञान बना दिया। बिल्कुल। विडंबना ये है कि उनके जीवन काल में उनके काम को किसी ने नहीं समझा। उनकी मृत्यु के दशकों बाद दुनिया को उनकी अहमियत समझ आई। तो आज हमने इस प्रश्न पत्र के बहाने ब्रह्मांड के नियमों से लेकर जीवन के कोड तक का एक छोटा सा सफर तय किया। ये साफ है कि ये सिद्धांत सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। नहीं, ये समझने के लिए कि हमारी दुनिया और हम खुद कैसे काम करते हैं। और इन सभी खोजों के पीछे एक ही चीज है, इंसानी जिज्ञासा। ये पूछने की आदत कि ऐसा क्यों होता है, शायद विज्ञान का सबसे जरूरी सबक यही है। इन सब बातों के बाद एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, मेंडल ने मटर के साधारण से पैटर्न में जीवन का रहस्य खोज लिया। नाइक्रोम के तार में गर्मी का सिद्धांत छिपा है, आकाश के नीले रंग में प्रकाश की कहानी है। तो हमारे आसपास ऐसी कितनी ही साधारण चीजें हैं जिनमें असाधारण वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। बस हमें उन्हें सही नजरिए से देखने की जरूरत है।